जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार 99 के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य के संबंध में साहित्यिक सोच देखा और साहित्यिक सोच में हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ा। हमने देखा कि कौटिल्य जो कि तक्षशिला के आचार्य थे, इनके पिता का नाम चंडका था, इनकी माता का नाम यशोमती। हमने देखा कि इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें हमें मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। हमें अर्थशास्त्र में ना तो कौटिल्य ने शासक का वर्णन किया है, ना ही राजधानी पाटलिपुत्र और ना ही नगर प्रशासन सैन्य प्रशासन का वर्णन देखने को मिलता है। तो आज हम साहित्यिक सोच में बात करें तो हमें कुछ बौद्ध ग्रंथों जैसे दीपवंश, महावंश, विद्यावदान के बारे में पढ़ेंगे और विदेशी यात्रियों के विवरण में आज हम देखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका। तो प्रारंभ करें। साहित्यिक सोच में हमें पढ़ना है आज बौद्ध ग्रंथ, अर्थात हमें बौद्ध ग्रंथ से किन किन विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, एक पुस्तक है या ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश, जो कि 4वीं शताब्दी में दीपांकर के द्वारा लिखी गई, दीपांकर के द्वारा। और महावंश भी है दोस्तों, ये 5वीं शताब्दी में भदंत द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इस पर जो महावंश पर टीका लिखा गया विदेशी यात्रियों के विवरण में, तो हम सर्वप्रथम देखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका, जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक है। दोस्तों, एक यूनानी लेखक है एरियन, एरियन की बुक का नाम भी हमें इंडिका मिलता है। तो हम देखें मेगास्थनीज के बारे में, तो ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हैं, जो कि हेलेना या कार्नेलिया के विवाह के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। और इसी क्रम में ये 304 बीसी से 299 बीसी के आसपास तक भारत में रहते हैं। और इस दौरान उन्होंने अपनी बुक इंडिका भी लिखी, और इंडिका से हमें भारत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देखें तो इंडिका मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है इंडिका से। और देखें तो स्ट्रेबो हुए हैं यूनानी लेखक, उन्होंने मेगास्थनीज के इस विवरण को या जानकारी को पूर्णतः असत्य और अविश्वसनीय कहा है। और आगे देखें तो ये पुस्तक है दोस्तों इंडिका, यूनानी लेखक है एरियन, एरियन की बुक का भी नाम है इंडिका, अभी हमने देखा जस्ट। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है इंडिका से। और देखें तो मेगास्थनीज भारत आने वाला दोस्तों पहला राजदूत था। तो हम देखते हैं कि इंडिका में क्या क्या देखने को मिलता है। तो यह शासक का वर्णन करता है मेगास्थनीज, अपनी पुस्तक इंडिका में लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहता है। और ये भी लिखता है कि महिलाएं अंगरक्षक की तरह चंद्रगुप्त मौर्य के हमेशा साथ रहती थीं। और देखें तो इसके अतिरिक्त यह राजधानी पाटलिपुत्र का भी वर्णन करता है। कहता है पाटलिपुत्र के लिए इसने पोलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों द्वार वाला नगर। लिखता है कि गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र उत्तर पूर्वी भारत का या पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। और इसीलिए और इस संबंध में ये भी लिखता है कि यह ऊंची दीवार से घिरी थी। राजधानी जो पाटलिपुत्र है, जिसमें 64 द्वार थे और 570 बुर्ज थे। लंबाई चौड़ाई का भी उल्लेख करता है। लिखता है कि ये 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा था। दोस्तों, एक स्टेडिया में 5 किलोमीटर होते हैं, तो इस हिसाब से 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा। और दोस्तों, ये नगर प्रशासन का भी उल्लेख करता है। कहता है नगर और सैन्य प्रशासन का संचालन 6 समितियों के द्वारा संचालित होता था। और प्रत्येक समिति में दोस्तों 5-5 सदस्य हुआ करते थे। इस हिसाब से नगर और सैन्य प्रशासन का संचालन 30 सदस्यों के द्वारा होता था। आगे चलकर यह दोस्तों भू राजस्व का भी वर्णन करता है और उत्तरापद का भी वर्णन करता है। भू राजस्व के संबंध में लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय लोगों से 1/4 भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जबकि कौटिल्य ने 1/6 भाग का उल्लेख किया है। आगे इसने उत्तरापद का भी वर्णन करता है। उत्तरापद जो कि सिंध से लेके बंगाल के सुनार गांव तक एक सड़क थी, और जिसको अभी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया। और आगे चल के मध्यकालीन भारत में शेरशाह सूरी ने इसको पक्की सड़क में तब्दील कर दिया।
और इसको सूरी मार्ग कहा जाने लगा। आगे ब्रिटिश काल में ऑकलैंड थे ब्रिटिश अधिकारी, तो उन्होंने इसको ग्रांड ट्रंक रोड नाम भी दिया है। तो उत्तरा पथ है दोस्तों, सिंध से सोनारगांव तक शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाने लगा। कब? तो मध्यकालीन भारत में शेरशाह सूरी ने ही इसको पक्की सड़क में तब्दील किया। आगे ब्रिटिश अधिकारी ऑकलैंड है दोस्तों, इन्होंने इसको ग्रांड ट्रंक रोड भी नाम दिया। आगे हम देखें भू राजस्व, हम बात कर चुके हैं 1/4 भाग मेगास्थनीज उल्लेख करता है, जबकि कौटिल्य क्या कहता है दोस्तों, तो 1/6 भाग भू राजस्व का उल्लेख कौटिल्य 1/6 भाग, जबकि मेगास्थनीज 1/4 भाग। हमने देखा नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा होता है, और प्रत्येक समिति में दोस्तों 5 सदस्य हुआ करते थे। इस तरह से नगर और सैन्य प्रशासन का संचालन 30-30 सदस्यीय समितियों के द्वारा संचालित होता था। और दोस्तों ये मेगास्थनीज कुछ भ्रामक जानकारी भी या भ्रामक तथ्य भी देता है, जैसे कहता है कि भारत में 7 जातियां हुआ करती थी। ये उल्लेख करता है दार्शनिक, कृषक, काहीर, सभासद, निरीक्षक और दोस्तों कारीगर। तो ये 7 जातियों का उल्लेख करता है कि भारत में 7 जातियां थी। ये क्या है दोस्तों, ये भ्रामक तथ्य है। और लिखता है कि भारत में दास नहीं थे, जबकि हमें विनय पिटक में बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक, उसमें 3 तरह के दास, और कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 9 तरह के दासों का उल्लेख पहले ही मिल चुका है। तो ये भी इसका भ्रामक तथ्य है। आगे देखें तो ये लिखता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। क्या नहीं पड़ता था? अकाल नहीं पड़ते थे। ये भी इसका भ्रामक तथ्य है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने की जानकारी प्राप्त होती है। कैसे? तो महास्थान अभिलेख और सौगारा अभिलेख। महास्थान अभिलेख बंगाल से प्राप्त होता है, सौगारा अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। तो हमें इन दोनों ही अभिलेख में जानकारी प्राप्त होती है कि जब राज्य में अकाल पड़ा तो राज्य के द्वारा अनाज वितरित किया गया। तो ये भी दोस्तों इसका भ्रामक जानकारी, भ्रामक तथ्य है मेगास्थनीज का। आगे देखता है कि भारत में लेखन कला का भी अभाव था, लेकिन हम जानते हैं कि इससे पहले ही वेद पुराणों की रचना हो चुकी है। और आगे लिखता है कि लिखता है दोस्तों कि भारत में सोना निकालने वाली चींटियां भी थी। भारत में सोने की खान के संबंध में उल्लेख करता है। और कौन सी खान दोस्तों? तो कश्मीर की दर्दिस्तान का उल्लेख करता है। आगे लिखता है कि भारत में मधुमक्खियों लिखता है दोस्तों लिखता है जब उसने देखा कि गन्ने को देखा और गन्ने से बनता हुआ गुड़ देखा, तो ये उल्लेख करता है अपनी बुक में कि भारत में बिना शहद की मधुमक्खियों के द्वारा गुड़ भी बनाया जाता था। क्या लिखा है? बिना शहद की मधुमक्खियों के गुड़ का भी वर्णन करता है। उसने क्या देखा? गन्ने को देखा दोस्तों, गन्ने के गुड़ को उल्लेख करता है कि भारत में बिना शहद की मधुमक्खियों के गुड़ का भी वर्णन करता है। तो दोस्तों ये इसके कुछ भ्रामक तथ्य थे। एक बार फिर देखेंगे साहित्यिक सोच में, तो दीपवंश जो कि 4वीं शताब्दी में दीपंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, और महावंश ये भी बौद्ध ग्रंथ है, इसको भी दोस्तों 5वीं शताब्दी में लिखा गया। हमें दीपवंश और महावंश से तृतीय बौद्ध संगति जो कि अशोक के टाइम पीरियड में हुई थी उसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। और विदेशों में भेजे गए धर्म प्रचारकों के संबंध में भी हमें दीपवंश और महावंश से जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखें तो दिव्यावदान, दोस्तों दिव्यावदान भी चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति क्षत्रिय वर्ण से मानता है। इसके अतिरिक्त हमने देखा परिशिष्ट परमन भी क्षत्रिय वर्ण से मानता है। परिशिष्ट परमन और दिव्यावदान दोनों ही चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति क्षत्रिय वर्ण से मानते हैं। आगे हमें पढ़ना है मेगास्थनीज की इंडिका, तो देखें इंडिका जो कि सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। और इसके अतिरिक्त हमें एरियन की पुस्तक का नाम भी इंडिका प्राप्त होता है। दोस्तों ये हेलेना या कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह में यह हेलेना या कार्नेलिया के साथ भारत आया हुआ था। और करीब ये 304 बीसी से 299 बीसी के आसपास भारत में रुका, और इस दौरान इसने अपनी पुस्तक इंडिका भी लिखी। तो दोस्तों इंडिका से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। और इस संबंध में देखें तो यह कुछ तथ्यों का भी वर्णन मिलता है, जैसे
ये शासक का वर्णन भी करता है। इंडिका में लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस के संबोधित करता है। और ये भी लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए महिलाएं अंगरक्षक का कार्य करती थी। और ये राजधानी पाटलिपुत्र का भी वर्णन करता है, जिसमें राजधानी पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहता है। पोलीब्रोथा मतलब द्वार वाला नगर। और ये भी लिखता है कि 80 स्टेडिया लंबा और दोस्तों 15 स्टेडिया चौड़ा था। आगे ये लिखता है नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में, तो कहता है कि 6 समितियों के द्वारा संचालित होता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। और इस हिसाब से 30 सदस्यों के द्वारा सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन का संचालन होता था। भू राजस्व के संबंध में भी इसने 1/4 भाग, जबकि कौटिल्य ने 1/6 भाग का उल्लेख किया है। उत्तरापथ का भी वर्णन करता है, जो कि पाकिस्तान के सिंध से सुनार गांव तक एक सड़क जाती है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनवाया था। और आगे शेरशाह सूरी, जो कि मुगल काल में शेरशाह सूरी के द्वारा इसको पक्की सड़क में तब्दील कर दिया जाएगा और इसको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाएगा। आगे ब्रिटिश काल में यही उत्तरापथ ऑकलैंड ने ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया इसको। आगे हमें मेगास्थनीज के कुछ भ्रामक तथ्य भी मिलते हैं, जैसे भारत में 7 जातियां थी: दार्शनिक, कृषक, आहिर, कारीगर, सभासद, निरीक्षण और सैनिक। और ये भी लिखता है कि भारत में दास नहीं थे, किंतु विनय पिटक में हमें 3 तरह के दासों का वर्णन प्राप्त होता है। और कौटिल्य ने 9 तरह के दासों का वर्णन किया है अपने अर्थशास्त्र में। आगे ये भी लिखता है कि भारत में लेखन कला का अभाव था, इससे पहले ही वो वेद पुराणों की रचना हो चुकी थी। लिखता है कि अकाल न पड़ने का वर्णन भी करता है। लेकिन हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। और यह जानकारी हमें 111 और महास्थान अभिलेख में और राज्य द्वारा अनाज वितरित किए जाने से प्राप्त होती है। आगे ये भी लिखता है दोस्तों, क्या लिखता है कि भारत में सोना निकालने वाली चींटियां थीं। और इसी संबंध में इसने कश्मीर की एक प्रसिद्ध खान दर्दिस्तान का भी उल्लेख किया है। और ये भी लिखता है कि बिना शहद की मक्खियों के गुड़ का भी वर्णन करता है। और लिखता है कि भारत में बिना शहद का गुड़ बनता था। दोस्तों, जब उसने देखा कि खेतों में गन्ना है, गन्ने से लोग गुड़ बना रहे हैं, तो ये उल्लेख करता है कि भारत में बिना शहद की गुड़ भी बनता है। तो दोस्तों, ये मेगास्थनीज के कुछ भ्रामक तथ्य थे और जानकारी थी। आगे